नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि पर्यावरण के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इसमें यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और मैं कोशिश करूंगा आज या कल, यानी कि आज के डेट में या फिर कल, मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कम से कम 200 से 250 सवालों का एक सीरीज़ लाऊंगा। ठीक है, लगभग 4 से 5 वीडियोज़ में वो कंप्लीट हो जाएगा। हर वीडियो में लगभग 40 से 50 सवाल होंगे, और वो उत्तर प्रदेश का स्टेटिक पोर्शन और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर से संबंधित सवाल होंगे। उसमें बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर वो आप आरओ एआरओ के लिए बेशक उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको आप पढ़ सकते हैं, पीसीएस के लिए पढ़ सकते हैं, कांस्टेबल के लिए पढ़ सकते हैं। जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश संबंधित एग्जाम जो है होने वाले हैं, पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए पढ़ सकते हैं। आरओ एआरओ के लिए भी आप स्पेशल इसको आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी संकोच के। फिलहाल आज का सवाल, पहला सवाल है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम, ध्यान देना, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा उन्मुक्त होती है। अपने उच्च ऊर्जा अप्रादायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन तथा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें है जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। आगे बात करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि देखिए, थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आ रहा होगा सॉन्ग वगैरह का, तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि भाई आसपास कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा गया, नहीं पूछा गया, ध्यान देना। अब इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए, यानी कि प्राथमिक ऊर्जा का संबंध जो है ये ज्वारीय शक्ति से नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि बी, यानी वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत जो है तेल और गैस, जो ये दिया गया है सामने, ये कहीं ना कहीं सुमेलित होगा। इसी तरह पॉइंट नंबर सी भी इससे संबंधित होगा, पॉइंट नंबर डी भी इससे संबंधित होगा। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा गया था, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित में ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि अगर प्राथमिक ऊर्जा का संबंध ज्वारीय शक्ति से नहीं है तो फिर किससे है। ठीक है, ध्यान सुनना दोस्तों कि प्राथमिक ऊर्जा किसी भी मानव निर्मित रूपांतरण या परिवर्तन से पहले प्राकृतिक संसाधनों में सन्निहित ऊर्जा है। प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के उदाहरणों में कोयला, कच्चा तेल, धूप, हवा, बहती नदियां, वनस्पति और यूरेनियम शामिल है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। इसमें कहा गया है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी दीव। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो, बहुत अच्छा बात है यहाँ पर। मार्च 2018 के प्रारंभ में दीव पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। लेकिन दोस्तों 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का विलय कर दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है। इस सवाल का सही उत्तर देखिए, बहुत शानदार सवाल है इसका, मतलब सवाल तो शानदार है, उत्तर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, तो दोस्तों बात यह है कि एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है, और एथेनॉल किसी शर्करा युक्त, जहाँ पर मतलब चीनी से संबंधित, जहाँ पर हल्का मीठा होता है, जैसे गन्ना की शक्कर, शोरा और और महुए के फूल आदि, ये जो चीज़ें होती हैं वहाँ से ये प्राप्त होता है। क्या चीज़, एथेनॉल। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात और है, क्या है कि पाइन और करंज, जो सामने लिखा है बी वाले, पाइन और करंज और फर्न, ये भी ऐसी दोस्तों चीज़ें हैं जहाँ से एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या पूछा गया था, कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज़ को प्राप्त भी किया जा सकता है, यानी पाइन और क्रंच और फर्न से भी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल हम लोग कर सकते हैं, और गन्ने से भी
बायो इथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यानी कि ये तीनों पॉइंट सही है, ठीक है। गन्ना तो होगा ही होगा, साथ ही साथ पाइन, क्रंच और फर्न भी होगा, तो कोई एक उत्तर आप नहीं लगा सकते, बस यही मामला था। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्य, ठीक है। आगे बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू कब किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए उत्तर इसमें थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें ध्यान देना। जो दोस्तों ये एक्ट था ना, ये 1977 को 7 दिसंबर को ये एक्ट जो है ये एक्ट बना, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लो, ठीक है। 1977 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की तथा यह 1 अप्रैल 1978 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। उस समय जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1978 को, ठीक है। अब ये बस यही थोड़ा दिक्कत है कि हम लोग 1977 को माने कि 1978 को माने, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, तो आप 1977 का उत्तर लगा सकते हैं, क्योंकि 7 दिसंबर 1977 को ये एक्ट बना था और 1 अप्रैल 1978 को पूरे भारत में लागू हुआ था। तो अगर 1978 होता तो वो लगाते, नहीं है तो आप ये भी लगा सकते हैं। अगला सवाल है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक है। एक मिनट, आइए इसमें बात करेंगे। इसमें पूछा गया एशियाई भूरा बादल यानी एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः फैला था, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि दक्षिण एशिया में, ठीक है। आगे बात करेंगे। इसमें पूछा गया सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस होती है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक यानी कि एयर पॉल्यूटेंट है, जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है, ठीक है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO, ठीक। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कितना खतरनाक है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाला रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उकतों तक नहीं पहुंचा पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है, तो ये सब ध्यान देना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्या है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। आगे बात करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नहीं, माफ करिए, क्या पूछा गया है, कौन सी गैस वायुमंडलीय अम्लीय वर्षा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी CO2, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बात करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोनाइट मिक की घटना कब हुई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 दिसंबर 1984 को, ये याद रख लेना, अक्सर कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था, अभी हम लोगों ने बात किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल, जो है सी वाला, एक मिनट लीजिए, सी मिथाइल आइसोनाइट, ठीक है। अगला सवाल इसमें है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी लेड, ठीक है। तो इसी ध्यान देना, स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड यानी सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि पर प्रभावित होते हैं, यानी ये भी खतरनाक होता है। अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्राय कारक है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊष्मीय प्रदूषण, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नीकरणीय है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रबर, ठीक है। वे पदार्थ जो जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है, एक पॉइंट में दिया गया है एक कथन, दूसरे में कारण दिया गया, दोनों पॉइंट को पढ़ेंगे फिर उत्तर जानेंगे। ए में है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत की जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। दूसरा है, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। आसान सवाल है, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर दे सकते हैं। फिलहाल हम इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होते हैं, यानी जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पेड़ का
और कटाव भी ज़्यादा होगा, इससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचेगा। और ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है, ठीक है। ये अच्छा सवाल था, थोड़ा दिमाग लगा के उत्तर दे देते आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जियो डीजल पौधा है? बहुत शानदार सवाल है, इस बार ये पूछा जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए, जेट्रोफा। क्या हो जाएगा? जेट्रोफा। अच्छा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। जेट्रोफा बायोडीजल की एक फसल है। जियोट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है, या ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, ठीक है। अगला सवाल है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सतत विकास, ठीक है। तो एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली कार्य योजना है, ठीक। इसमें क्या पूछा गया? इसमें कहा गया निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। तो इसका उत्तर बात करें इसका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहला क्या पूछा गया? कालाक्रम अनुसार। पहला आ जाएगा वनीय अधिनियम। कहाँ गया? वनीय संरक्षण अधिनियम, ये है व्यवस्था, यानी कि ये कब स्थापित हुआ? 1972 में, ठीक। दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर। कहाँ गया? ये वाला। तो ये कब हो जाएगा? 1973, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अगला है प्रोजेक्ट हाथी, इसका संबंध हो जाएगा 1992 में स्थापना किया गया था। ये चीज़ ध्यान देना, ये ऐसे पूछा जाता है। एक मिनट, फिर क्या है? ये वाला नहीं, फिर ये है ना, या जैव विविधता अधिनियम, ये हो जाएगा 2002 में, ठीक। अगला सवाल पूछा गया है कि अप्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में से किसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, एक मिनट जो यार, ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली में, ठीक है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड यानी NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? सही उत्तर हो जाएगा बी, 1992 में। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2010 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हरिकेन ने सन 2012 में USA के उत्तर पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैंडी, ठीक है। अब आइए अगले सवाल की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइकेन, ठीक है। अगला सवाल, वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडलीय प्रदूषण। तो ध्यान सुनना कि 2012 के जनवरी माह में पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में असाधारण ठंड पड़ी। वहीं उत्तर भारत के दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में वायुमंडलीय प्रदूषण एवं पश्चिमी विक्षोभ के सम्मिलित प्रभाव से असाधारण ठंड पड़ी थी। दिल्ली में वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण वायुमंडलीय प्रदूषकों की अधिकता हो गई थी, जिससे दिल्ली में दिन में अधिक ठंड, जबकि रात्रि में दिन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा गर्म पड़ रहा था। तो फिलहाल जो ये 2012 में था, अभी भी यही सेम कंडीशन होता है दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है 2012, ये भी आज भी ये चीज़ लागू होता है। अगला सवाल है कि सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि आर्गीमोन के बीज, ठीक है। आगे एक मिनट आगे बात करेंगे। इसमें है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, वर्षा। काफ़ी आसान सा था ये सवाल। इसमें बात करें, अब इस सवाल में अगर हम लोग बात करें, एक मिनट जाइए, इसमें क्या है, दो सूची दिया गया। एक सूची में भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम है और दूसरे सूची में वर्ष के नाम है, ठीक है। अब ये बताना है कौन सा भारतवर्ष के अधिनियमों के नाम जो है किस वर्ष से संबंधित है। अब देखो ध्यान से देना, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले दिया गया वन संरक्षण अधिनियम, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों 1980 जो सामने दिया गया है, सही है। दूसरा है बी, है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसका उत्तर हो जाएगा 1986 जो सामने दिया गया, यही सही है। अगला है वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम, इसका हो जाएगा 1981, ये सही है, और इसका सामने जो लिखा है वही सही है, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में किया गया था। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करेंगे
इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी 5 जून। आसान सा था ये सवाल। अगला सवाल है, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के, मास नहीं है, मास मतलब महीना, मार्च के अंतिम से शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। इस सवाल का देखो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी क्या है, सिएरा लियोन। ठीक है। अगला सवाल है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोधपुर में। ठीक है। अब जोधपुर कहाँ है ये तो आपको मालूम होगा, राजस्थान में। अगला सवाल है, रामसर कन्वेंशन संबंधित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि आर्द्रभूमि संरक्षण से। अच्छा, ये रामसर जो है ये कहाँ पर स्थित है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना कि रामसर कन्वेंशन जो है आर्द्रभूमियों के संरक्षण संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर है। यह कन्वेंशन रामसर में 2 फरवरी 1971 को कह सकते हो कि हस्ताक्षरित हुआ था तथा 21 दिसंबर 1975 को प्रभावी में आया था। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लास्टिनोसिन हिम युग। ठीक है। अब इसमें बात करेंगे, भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस वर्ष, माफ करिए, किस शहर में की जा रही है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पटना। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा है कि मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है। सी है कि मृदा कटाव कम होता है। इसमें कहा गया है कि मोनोक्लाइमैक्स एकल चर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि F.E. क्लेमेंट्स। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।